हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड मैप में आज हम डिस्कस करेंगे यूरोप। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। यूरोप की इसके पहले भी एक क्लास हो चुकी है, तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को भी देख सकते हैं। आज ये सेकेंड क्लास है यूरोप की। यहाँ पर आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्लास। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आया है, जिसमें कि आप लोगों को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के 13,000 से ज़्यादा प्रश्न आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नंबर्स को बढ़ा दिया गया है। तो अगर इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज के सेशन में हम लोग यूरोप को डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो यूरोप में आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेट्स के बारे में, जल संधि के बारे में। देखिए, जब भी हम जल संधि की बात करते हैं तो आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी कि जो जल संधियाँ होती हैं वो दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ये दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात हमने कब की थी? जब हमने अफ्रीका के मैप को डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो अफ्रीका को यूरोप से अलग कर रहा है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। और अगर यहाँ पर पूछा जाए किन दो देशों को अलग कर रहा है, तो आप बताएंगे स्पेन जो कि यूरोप का हिस्सा है, उसको अलग कर रहा है मोरक्को जो कि अफ्रीका का हिस्सा है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो बिटवीन द स्पेन एंड मोरक्को है, ये याद रखिएगा। और ये किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है? तो अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट कर रहा है। मैप में देखिए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलिएगा क्लास। सबसे पहले बताइए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसके किसके मध्य में है? यूरोप और अफ्रीका के मध्य में है। तो यहाँ पर आपको यूरोप का स्पेन दिख रहा होगा, ये स्पेन दिख रहा है, ठीक है, और इधर मोरक्को दिखेगा आपको अफ्रीका का। इसको कौन सा स्ट्रेट अलग कर रहा है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है? तो अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट कर रहा है मेडिटेरेनियन सी से। क्लियर? चलो अब इसी को अगर हम वर्ल्ड मैप में एक बार देख ले, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्लास, यहाँ पर ये आपको यूरोप दिख रहा है, ठीक है, और ये आपको अफ्रीका दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दिखता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि मोरक्को को स्पेन से अलग कर रहा है, जो कि यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट कर रहा है, और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट कर रहा है मेडिटेरेनियन सी से। क्लियर? चल, यहाँ पे अफ्रीका के मैप को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेट आपका आता है। कौन सा स्ट्रेट है? बाबल मंडेब स्ट्रेट, याद है ना, जल संधि बाब अल मंडेब, ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहां पर आप देखेंगे तो आपको रेड सी दिखेगी और इधर गल्फ ऑफ एडन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में जिबूती को यमन से अलग कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दो स्ट्रेट हमने यहां पर देखे। यहां पर आपका कौन सा स्ट्रेट है? जिब्राल्टर, याद रखिए, जिब्राल्टर स्ट्रेट। और यहां पर कौन सा है? बाबल मंडेब। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। दूसरा जो स्ट्रेट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रेट ऑफ डोवर। स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है वो इंग्लैंड को फ्रांस से अलग कर रहा है, ठीक है, डोवर, ठीक है, ये इंग्लैंड को फ्रांस से अलग कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कनेक्ट किसको किसको कर रहा है? ये नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट कर रहा है। मैप में देखें, इसको मैप में देखते हुए चलते हैं। ये देखिए, ये आपको स्ट्रेट ऑफ डोवर दिख रहा है। इधर इंग्लैंड है और इधर आपका फ्रांस है, ठीक है, इंग्लैंड को फ्रांस से अलग कर रहा है। और नॉर्थ सी को इधर की तरफ आप आएंगे तो आपको अटलांटिक ओशियन दिखेगा, अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट कर रहा है। क्लियर? चलो आगे बढ़े।
तीसरे स्ट्रेट पे आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रिवाइज करवा रही हूं बार बार। यहां पर देखो बॉस्फोरस स्ट्रेट की हम बात करते हैं। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो इस्तांबुल और टर्की के बीच में है, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर आपको तुर्की दिख रहा है, ठीक है, और यहां पर आपको इस्तांबुल दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये यहां पर आपको दिखेगा बॉस्फोरस स्ट्रेट, और यहां पर बॉस्फोरस स्ट्रेट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से अलग कर रहा है। अब ऐसे सोच लो, जो तुम्हारा बॉस है ना वो काला है और काम नहीं करोगे तो बहुत मारेगा, ठीक है। दोनों चीज याद हो जाएगी, काला है काम नहीं करोगे तो बहुत मारेगा। तो आपको याद रहेगा कि जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है, बॉस स्ट्रेट है, वो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आपका काला बॉस, ब्लैक बॉस, ठीक है, काम नहीं करोगे तो मारेगा। तो याद हो गया। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो ब्लैक सी को कनेक्ट कर रहा है सी ऑफ मरमरा से, ये याद रखिएगा। यहां पे तुर्की को अलग कर रहा है इस्तांबुल से, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इतनी चीज क्लियर हो गई। यहां पर हमने किन किन स्ट्रेट्स को डिस्कस किया, एक बार देखते हुए चलते हैं क्लास, ठीक है। वॉइस में कोई इश्यू नहीं। यहां पर ध्यान दीजिए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब याद रखिएगा, जो जिब्राल्टर है ना वो अफ्रीका को यूरोप से अलग कर रहा है। फिर हमने डोवर की बात की, तो यहां पर स्ट्रेट ऑफ डोवर आपको इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में मिलेगा, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया बॉस्फोरस में आप याद रखिएगा तुर्की है और इस्तांबुल है, ठीक है। अब आपका बॉस जो है वो काला भी है, बुल के समान भी है, ठीक है, लेकिन सारी जो की है ना वो उसी के पास है, सारी की उसके पास है, भले वो बुल है, काला है और बहुत मारता है, कभी भूलेगा। तो ये बॉस्फोरस, देखो सारे शब्द आपको मिल गए, बस आपको इस चीज को एक पिक्चर के समान इमेजिन करना है, पिक्चर की तरह, और आपको ये कभी नहीं भूलेगा। बॉस कैसा है, काला है, ठीक है, तो काले से ब्लैक सी याद रहेगा। मोटा है, बुल की तरह है, तो इस्तांबुल याद रहेगा, ठीक है। फिर की किसके पास है, ठीक है, तुर्की बॉस के पास है, बॉस्फोरस, ठीक है, और वो क्या करेगा, अगर काम नहीं करोगे तो मारेगा, तो सी ऑफ मरमरा। तो सब कनेक्ट कर लेना, बॉस्फोरस स्ट्रेट इस्तांबुल को टर्की से सेपरेट करता है और ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करता है। क्लियर हो गया होगा, याद हो गया होगा, आशा करती हूँ। अब यहां पर हम अगले स्ट्रेट को देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है, ये वहां पे आपको 2-3 स्ट्रेट मिल जाएंगे। इटली, ये इटली है, ठीक है। इधर आपको एड्रियाटिक सी दिखती है, इधर आपको टायरेनियन सी दिखती है, इधर आयोनियन सी दिखती है। सबसे पहले हमेशा जब भी मैप को याद करिए तो इटली वाले को ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए, इधर ए है, इधर टी है, इधर ओ है, ठीक है। तो याद रखिए, इधर एड्रियाटिक सी है, ठीक है, इधर आयोनियन या AIT याद कर लो, ठीक है, आयोनियन सी है, और इधर टायरेनियन सी है। क्लियर। चलो, अब यहां पर कुछ स्ट्रेट्स को हम लोग देखते हैं। यहां पर याद रखिए सिसिली है, ठीक है। सिसिली को मेन इटली से कौन सा स्ट्रेट अलग कर रहा है, सिसिली को मेन इटली से कौन सा स्ट्रेट अलग कर रहा है, तो मेसेसिना, ठीक है। हर चीज जब मेस कर दोगे तो अलग ही होगा ना, अलग कर पाओगे आप, मुझे बताओ। अगर हर चीज को आप मेस कर दोगे तो उसको अलग कर पाओगे। तो यहां याद रखना सिसिली, तो सिली मत बनो, हर चीज को मेस मत करो। समझ में आ रहा है, सिली मत बनो और हर चीज को मेस मत करो। तो मेसेसिना स्ट्रेट जो है वो सिसिली को अलग कर रहा है इटली से, मेन इटली से, ठीक है। ये याद रखिएगा, सिसिली भी आपका इटली का ही पार्ट है, लेकिन सिसिली को मेन इटली से अलग कर रहा है मेसेसिना, ठीक है। मेस मत करो, अगर सिली होके मेस करोगे तो कभी भी एक नहीं हो पाओगे, हमेशा अलग ही रहोगे मेन इटली से। तो सिसिली, मेसेसिना। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कॉर्सिका आपको दिखता है, और याद रखिएगा जो कॉर्सिका है वो फ्रांस का पार्ट है, फ्रांस का, ठीक है, कॉर्सिका फ्रांस का। और यहां पे सार्डिनिया
सार्डिनिया या सार्डिना, जैसे भी आपको याद करना है, तो सार्डिनिया इसको बोलते हैं। सार्डिनिया जो कि इटली का पार्ट है, ठीक है, इटली का पार्ट है। इन दोनों को कौन सा स्ट्रेट अलग कर रहा है? बोनिफेशियो। बोनिफेशियो कौन सा स्ट्रेट अलग कर रहा है? बोनिफेशियो, ठीक है, बोनिफेशियो। तो कॉर्सिका जो कि फ्रांस का पार्ट है और सार्डिनिया जो इटली का पार्ट है, उसको अलग कर रहा है स्ट्रेट ऑफ बोनिफेशियो। याद रहेगा, यहां पर जब हम सिसिली की बात कर रहे हैं तो सिली होकर मेस मत करो, सिली होकर मेस मत करो। लोग कहते हैं ना सिली हो तुम एकदम, तो इसीलिए मेस कर देते हो। तो याद रखिएगा, मेसेसिना जब हम स्ट्रेट की बात करेंगे तो सिसिली आपको याद रहेगा। यहां पर एक और स्ट्रेट है जो कि है ओटरेंटो, याद रखिए, ओटरेंटो, ठीक है। ओटरेंटो स्ट्रेट भी इंपॉर्टेंट है, जो कि कनेक्ट करता है एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से। तो बताओ, याद रहेगा? थोड़ा बहुत याद हो रहा है? क्लास अब समय बहुत कम बचा है, तो किसी भी तरीके से याद कर लो, मैं बोलना चाहूंगी आपको। अभी मैं याद करा भी दूंगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं भूलेगा आपको। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? मैंने आपको बोला सिली होके मेस मत करो, सिली मत बनो और मेस मत करो, बस सिली होके मेस मत करो। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रहेगा सिसिली, सिसिली को इटली से अलग कर रहा है मेसेसिना, मेस, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉर्सिका जो कि फ्रांस का हिस्सा है, उसको सार्डिनिया जो कि इटली का हिस्सा है, उसको अलग कर रहा है बोनिफेशियो, ठीक है, बोनिफेशियो, ठीक है, याद रखिएगा। और इधर आपको ओटरेंटो दिख रहा है जो कि आयोनियन सी को एड्रियाटिक सी से कनेक्ट कर रहा है। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? चलो, अभी और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मुझे आपको याद कराना है। तो यहाँ पर मैंने आपको ओटरेंटो स्ट्रेट याद करा दिया, मेसेसिना याद करा दिया। याद रखिएगा, जब भी मेसेसिना तो मेस होकर सिसिली मत बनो, सिली होकर मेस मत करो, ठीक है। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डार्डेनल स्ट्रेट की हम बात करते हैं। डार्डेनल स्ट्रेट की हम बात करेंगे तो ये कनेक्ट कर रहा है सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से। ये आपकी, अगर हम यहाँ पर देखें, हम इसको मैप ही में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए डार्डेनल्स दिख रहा है आपको, ये इधर आपको एजियन सी दिख रही है और इधर आपको सी ऑफ मरमरा दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पर क्लियर है ना? तो याद रखिएगा, यहाँ पर सी ऑफ मरमरा, इधर एजियन सी और इधर डार्डेनल्स। क्लियर? चल आगे बढ़े। तो यहाँ पर ये भी चीज क्लियर हो गई होगी आपको। क्लियर है? अगर हम देखें तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट टर्की को अलग कर रहा है टर्की से, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से। फिर कील कैनाल हम देखते हैं। कील कैनाल जो है वो जर्मनी में है, ठीक है, और कील कैनाल जो है वो नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से कनेक्ट कर रहा है। यहां पर कील कैनाल देख लो जल्दी से, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये कील कैनाल है, ठीक है, ये कील कैनाल है। यहां पर आप देखेंगे कि कील कैनाल जो है वो नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से कनेक्ट कर रहा है। अभी मैप में मैं आपको दिखा देती हूँ। इतनी चीजें क्लियर हुई, थोड़ा बहुत स्ट्रेट क्लियर हुआ। एक बार रिवीजन करा दूं जल्दी से, जिन स्टूडेंट्स को याद हो गया है वो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात YouTube में क्या है अभी के लेक्चर्स में, कि अगर आप चाहें, आपको याद हो गया है, आपको लगता है कि मैम हमें इसे फिर नहीं सुनना है, तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। लेकिन जिसको एक बार और रिवीजन करने का मन है वो मेरे साथ यहाँ पर बना रहे। ध्यान दीजिएगा, जल्दी से मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर याद रखिएगा। जब भी अफ्रीका याद आए, आंख बंद करिए, अफ्रीका को सोचिए, और अफ्रीका में हमेशा दो स्ट्रेट तो आपको हमेशा याद होने चाहिए, एक बाबल मंडेब और दूसरा आपका कौन सा? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, कभी नहीं भूलेगा। दूसरा, अगर हम यहां पर देखें क्लास, यहां ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट ऑफ डोवर। स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है ना, डव डव डव, देखो डव मतलब गोरे गोरे, तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में है डोवर, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में। थोड़ा सोच लो ऐसे, डोवर है ना तो थोड़ा इंग्लैंड वाले लोग आ जाएंगे, गोरे गोरे लोग आ जाएंगे, डव से डोवर, डव से डोवर, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में। फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट में मैंने आपको क्या बोला है? एक पिक्चर इमेजिन करो जिसमें अपने बॉस को ब्लैक कलर का इमेजिन करो, काला है आपका बॉस, और क्या कहे बताइए? काला है, बुल है मतलब मोटा है, ठीक है, चाबी उसके पास से, की मतलब
टर्की आपको याद रहेगा, तुर्की आपको याद रहेगा, ठीक है। और फिर आपको याद रखना इस्तांबुल याद रहेगा, क्यों? क्योंकि बुल की तरह है। और ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से अलग कर रहा है, अगर काम नहीं करोगे तो बहुत मारेगा। तो ऐसे आप आराम से एलिमिनेट कर लोगे। जब ब्लैक, बुल, बॉस, ठीक है, की और नहीं काम करोगे तो मारेगा, ठीक है। तो आपको कभी नहीं भूलेगा बॉस्फोरस स्ट्रेट। फिर इसके बाद हमने डार्डेनल्स स्ट्रेट की बात की है। यहां पर आपको याद रखना है ये सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से कनेक्ट कर रहा है। और ट्रेंटो स्ट्रेट की जब भी बात करेंगे तो यहां पर आपको इटली याद रखना है, और इटली में आपको तुरंत 3 स्ट्रेट याद रखने हैं। एक बोनिफेशियो, ठीक है, जो कि कॉर्सिका फ्रांस को सार्डिनिया इटली से अलग कर रहा है। दूसरा आपको याद रखना है सिसिली, और जब भी सिली होके मेस नहीं करना है तो सिसिली को मेसेसिना स्ट्रेट अलग कर रहा है। और तीसरा ऑटरेंटो याद रखना है, जो कि कनेक्ट कर रहा है एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से, ठीक है, और इटली को अल्बानिया से अलग कर रहा है। कील कैनाल कहां पर है? याद रखिएगा जर्मनी में है। और कील कैनाल जो है वो नॉर्थ सी को किससे कनेक्ट कर रहा है? बाल्टिक सी से, याद रखिएगा। मेसेसिना स्ट्रेट मैंने आपको बता दिया है। कुछ स्ट्रेट्स याद हो गए होंगे आपको, मैप में देखते हुए चलिएगा क्लास। आगे बढ़ते हैं, यहां पर सी देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए मेडिटेरेनियन सी याद रखिएगा, थोड़ा सा जो बताने जा रही हूं। मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी, कैस्पियन सी। जब भी यूरोप का मैप पढ़िए, मैं मान के चल रही हूं आपको कैस्पियन सी, बाल्टिक सी, एड्रियाटिक सी और ब्लैक सी, ये तो आपको याद होना ही चाहिए यूरोप के मैप में। आप मेडिटेरेनियन सी की अगर हम बात करेंगे तो यूरोप के कुछ कंट्रीज की हम बात करेंगे जो कि मेडिटेरेनियन सी के साथ अपने बाउंड्री शेयर करते हैं, जैसे स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ग्रीस हो गया। यहां पर अगर हम देख लें तो यहां पर क्लास ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा तो मेडिटेरेनियन सी का, ये आपका अफ्रीका वाला हिस्सा हो गया। और मैंने आपको बोला था, आपको यहां पर अगर माल्टी याद है, माल्टी, मैंने बोला था ना कि प्रियंका चोपड़ा की बेटी का क्या नाम है? मालती है ना। तो यहां पर अगर आपको मालती याद है तो अफ्रीका के कौन कौन कंट्रीज अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं मेडिटेरेनियन सी से, वो आपको याद रहेगा। एम से आपका इधर देखेंगे मोरक्को हो गया, ए से अल्जीरिया हो गया, टी से ट्यूनिस हो गया, फिर एल से लीबिया हो गया और ई से इजिप्ट हो गया। तो माल्ती, तो मेडिटेरेनियन सी के साथ अफ्रीका के कौन कौन से कंट्री अपने बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं? माल्टी, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर हम यूरोप की बात कर रहे हैं, तो यूरोप में ध्यान रखिएगा, ये देखिए इधर स्पेन, फ्रांस, इटली हो गया। इधर अगर आप आएंगे तो इधर आपको कॉर्सिका दिखेगा, ठीक है, अल्बानिया दिखेगा, ग्रीस दिखेगा। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये भी हिस्सा आप याद रखिएगा, थोड़ा सा आधा आधा करके आपको याद रह सकता है कि मेडिटेरेनियन सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। यहाँ पर कई कंट्रीज हैं तो याद करना इतना आसान नहीं होता है। अब देखते हैं एड्रियाटिक सी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इटली, मैंने आपको बोला जब भी इटली की बात आएगी क्लास तो आपको कौन कौन सी याद रखनी है? मेरे साथ बोलो, एड्रियाटिक सी, वेरी गुड। फिर उसके बाद आयोनियन सी, वेरी गुड। और इधर टाइरेनियन सी, याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर आपको कौन सा स्ट्रेट याद रखना है? ऑटरेंटो, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। यहां पे थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा स्पेलिंग इसको सही कर दे, नहीं तो आप लोग गुस्सा आ जाएंगे। ऑटरेंटो, ठीक है, ऑटरेंटो स्ट्रेट याद रखिएगा। अब देखिए एड्रियाटिक सी पे फोकस करते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्लोवेनिया दिख रहा है, ठीक है, स्लोवेनिया दिख रहा है। इधर आपको क्रोएशिया दिख रहा है, ठीक है, फिर बोस्निया दिख रहा है, ठीक है, फिर मोंटेनेग्रो दिख रहा है यहां पर, और इधर अल्बानिया दिख रहा है। ये ध्यान दीजिएगा। और इस तरफ आपको इटली दिख रहा है,
अभी तक आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न नहीं बना है, जो प्रश्न बना है वो कैस्पियन सी से और ब्लैक सी से बना है। लेकिन एक बार इधर को भी देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से मैप में। देखिए बार बार चीजों को रिवाइज करेंगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए नॉर्थ सी। नॉर्थ सी में अगर आप इधर देखेंगे तो ये आपको यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है, ठीक है। इधर इंग्लिश चैनल आपको दिख रहा है, क्लियर है। ये आपको यहां पर देखिए नीदरलैंड, डेनमार्क, ठीक है। ये फ्रांस, बेल्जियम याद रखिएगा, और ये नॉर्वे, क्लियर है। यहां पे नॉर्थ सी से रिलेटेड जो प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकता है उसको देख लें कि नॉर्थ सी में, ध्यान दीजिएगा क्लास, नॉर्थ सी में कौन कौन सी रिवर्स हैं जो कि अपने वाटर को ड्रेन करती है। तो यहां पर याद रखिएगा राइन रिवर, जो कि जर्मनी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, याद रखिएगा। ये अपने वाटर को कहां ड्रेन करती है, नॉर्थ सी में। एल्बा आप याद रखेंगे और थेम्स याद रखेंगे, लंदन ना, बताइए। तो राइन, एल्ब और थेम्स याद रखिएगा, ये अपने वाटर को कहां ड्रेन करती है, नॉर्थ सी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इस चीज को। सारी चीजें आपको नहीं याद रह सकती है, लेकिन जो चीज आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको तो एटलीस्ट पढ़ लो। तो यहां पर ध्यान देना, राइन, एल्ब और थेम्स जो है वो अपने वाटर को ड्रेन कहां करती है, नॉर्थ सी में ड्रेन करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर बाल्टिक सी आपको दिख रही है, ठीक है। बाल्टिक सी में मैंने आपको बताया था, इधर ध्यान दीजिएगा, ये पोलैंड है, ठीक है। इधर रशिया का एक छोटा सा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। फिर यहां पे ल्यूथेनिया है, फिर इधर लाटविया है और एस्टोनिया है। तो आपके परीक्षा में प्रश्न बनता है बाल्टिक स्टेट कौन कौन से हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, एस्टोनिया, लाटविया और ल्यूथेनिया, याद रखिएगा ये बाल्टिक स्टेट है। लेकिन बाल्टिक सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज अपने बॉर्डर को शेयर कर रही है, तो एस्टोनिया, लाटविया, ल्यूथेनिया, यहाँ पे रशिया का स्मॉल सा हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहीं पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ये पोलैंड हो गया, इधर आपको स्वीडन दिख रहा है, बताओ दिख रहा है। ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा क्लास, यहां से परीक्षा में आपके प्रश्न बन सकता है। चलिए इतनी चीजें क्लियर। अच्छा, यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बाल्टिक सी में कौन कौन से रिवर अपने वाटर को ड्रेन करती है, परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बन सकता है, तो इसको तुरंत नोट करो। विस्तुला, ओडर और नीव, ये 3 रिवर हैं जो कि अपने वाटर को ड्रेन करती है बाल्टिक सी में। परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न बनते हैं कि कौन सी रिवर अपने पानी को कहां पर ड्रेन करती है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा होगा। तो यहां पे विस्तुला, ओडर और नीव याद रखिएगा, जो कि अपने पानी को कहां ड्रेन करती है, बाल्टिक सी में ड्रेन करती है। आगे बढ़ते हैं, इतनी चीजें क्लियर। चलिए अब यहां पर देखते हैं ब्लैक सी को। ब्लैक सी को याद करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे टी और बर्गर पसंद है, तो अब आप लोगों को एकदम रट गया होगा, आशा करती हूं। अगर परीक्षा में प्रश्न बना तो आप तुरंत टिक करके आएंगे, टी बर्गर से आपको याद रखना है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा क्लास। यहां पर देख लीजिए आप ब्लैक सी। ब्लैक सी में एक और प्रश्न जो आपका बनता है वो कौन सा है, मैं बता दूं, कौन कौन सी रिवर जो है वो अपने वाटर को ड्रेन करती है ब्लैक सी में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो डेन्यूब रिवर है। कई बार परीक्षा में डेन्यूब रिवर से रिलेटेड प्रश्न बना है। फिर और कौन से रिवर आपको याद रखना है, निपर याद रखना है, ठीक है। और कौन से याद रखना है, निस्टर याद रखना है। ये याद रखिएगा, ये सब आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। और डॉन, डॉन याद रखिएगा क्लास, यहाँ पे एज़ोव सी में ये अपने वाटर को ड्रेन करती है, ठीक है, सी ऑफ एज़ोव में। याद रहेगा, ये सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। और टी और बर्गर का फुल फॉर्म क्या था, टी से आपका क्या हो गया, चलो इसको भी रिवाइज कर लो, नहीं तो कहोगे मैम टी बर्गर लिखकर छोड़ दी। तो टी से क्या हो गया, यहाँ पे तुर्की हो गया, ठीक है, याद रहेगा। बी से जब हम कहेंगे तो बुल्गारिया हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यू से यूक्रेन हो जाएगा, आर से क्या हो जाएगा, रशिया हो जाएगा, और जी ई से आपको याद रखना है जॉर्जिया है।
मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जीई क्या है, जॉर्जिया है। अगर आप यहाँ ध्यान देखेंगे ध्यान से तो यहाँ आपको जॉर्जिया दिखेगा। और आर से क्या हो गया, रोमानिया हो गया। क्लियर? तो ब्लैक सी क्लियर, बोलो ब्लैक सी क्लियर हुई। तो ये याद रखिएगा टी बर्गर से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रोमानिया हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, रशिया हो गया, ये यूक्रेन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपको बुचारेस्ट दिख रहा होगा। बुचारेस्ट किसके किनारे है, डेन्यूब नदी के किनारे है। ठीक है, डेन्यूब रिवर याद रखिएगा, ये अपने वाटर को कहाँ ड्रेन करती है, ब्लैक सी में ड्रेन करती है। यहाँ पर आपको निपर रिवर दिख रहा होगा। ठीक है, वो भी अपने वाटर को कहाँ ड्रेन कर रही है, ब्लैक सी में ड्रेन कर रही है। क्लियर क्लास? चलो, यहाँ पर एजॉव सी दिख रही है। एजॉव सी में कौन सी रिवर अपने वाटर को ड्रेन करती है, डॉन रिवर। याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए और सी के बारे में दिया गया है। सबसे पहले एजियन सी के बारे में दिया गया है, जो कि ग्रीस और टर्की के मध्य में है। ठीक है, एजियन सी ग्रीस और तुर्की के मध्य में है, ये याद रखिएगा। टायरेनियन सी वेस्ट ऑफ इटली, मैंने आपको बता दिया है। आयोनियन सी साउथ ऑफ एड्रियाटिक सी, क्लियर है ना। यहाँ पे ऐसे इटली है, यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, इधर आयोनियन सी है, तो एड्रियाटिक सी के साउथ में है। ठीक है, कैस्पियन सी जो है वो ईस्ट ऑफ यूरोप में है। कैस्पियन सी अगर हम देखें तो ये आपका लेक है। ठीक है, याद रखिएगा। और मैंने आपको बताया है इसको भी याद करने का तरीका कैसे, तारीख से, तारीख से याद रखिएगा। ठीक है, फिर बेरेंट सी की अगर हम बात करेंगे तो ये नॉर्वे और रशिया की तरफ आपको दिखेगा, आर्कटिक सर्कल की तरफ। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये तो कैस्पियन सी हो गया। इधर देखिए, ये रशिया है, ये फिनलैंड है, स्वीडन है। इधर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आर्कटिक सर्कल दिखेगा, आर्कटिक ओशन, और यहीं पर आपको बेरेंट सी देखने को मिलता है। क्लियर? थोड़ा बहुत याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? पहले के क्लास में मैंने चीजों को पढ़ाया है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा आपको पढ़ा रही हूँ। कैस्पियन सी का मैंने आपको तारीख बताया था कि याद रखना है आपको। टी से क्या हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया। ए से अजरबैजान हो गया। आर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका रशिया हो गया। ठीक है, आई से इधर ईरान हो गया, और के से कजाकिस्तान हो गया। तो कैस्पियन सी हो गई। अब कौन कौन सी रिवर अपने वाटर को कैस्पियन सी में ले जाकर गिराती है, तो वोल्गा, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है, तो ये याद रखिएगा, ये वोल्गा। ठीक है, फिर यूरल और कूरा, ये तीन रिवर याद रखिएगा। ये अपने वाटर को कहाँ पे ड्रेन करती है, कैस्पियन सी में ड्रेन करती है। इतने सारे पॉइंट्स हमने पहले के क्लास में भी देखे हैं। ठीक है क्लास, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक बार मैप फिर से दिखा दूं। एक मिनट रुकिएगा, ये वाले को देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी बोलते बोलते खुद लगता है कि स्टूडेंट्स को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन आशा करती हूँ आ रहा है। यूरोप का मैप याद हो रहा होगा। यहाँ पर आपको क्या दिखा, जल्दी से देखो, ब्लैक सी दिखा। ठीक है, इधर आपको क्या दिखा, कैस्पियन सी दिखा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था यूरोप और एशिया को कौन कौन अलग करते हैं। तो यहाँ पर यूरल माउंटेन जो है वो यूरोप को एशिया से अलग करता है, और यूरल माउंटेन से ही एक रिवर निकल रही है जिसका की नाम है यूरल रिवर। यूरल रिवर जो है वो अपने वाटर को कहाँ पर ड्रेन कर रही है, कैस्पियन सी में ड्रेन कर रही है। ठीक है, यूरल माउंटेन, यूरल रिवर, कैस्पियन सी और काकेकस रेंज। ठीक है, जिसकी की हाईएस्ट पीक एल्ब्रुस है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो कैस्पियन हो गया, ब्लैक सी हो गया। इधर अगर आप देखेंगे एपेनाइन जो कि इटली यहाँ पर है, इधर एड्रियाटिक सी है, इधर आयोनियन सी है। ठीक है, और इधर टायरेनियन सी है। क्लियर? बताओ क्लियर? फिर यहाँ पर मैंने आपको बाल्टिक सी इधर की तरफ बताया, जो हमने डिस्कस किया है, ये बाल्टिक सी हो गया, इधर नॉर्थ सी हो गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लोकेट कर पाइए क्लास। जब आप चीज़ों को लोकेट कर पाएंगे तभी आप एग्जाम में जब मैप से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर मैंने आपको बताया डेन्यूब जो है
वो अपने वाटर को ब्लैक सी में ड्रेन कर रही है। यहाँ पर निस्टर रिवर जो है वो अपने वाटर को ड्रेन कर रही है ब्लैक सी में, ठीक है। निपर रिवर जो है वो अपने वाटर को ड्रेन कर रही है ब्लैक सी में। क्लियर हो रहा होगा सब, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए सी ऑफ एजोव में डॉन रिवर अपने वाटर को ड्रेन कर रहे हैं, ले जाकर ड्रेन कर रही है, ठीक है, याद रखिएगा। इधर जब हम कैस्पियन सी की बात कर रहे हैं तो यूरल रिवर आपको दिख गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिवर है रशिया की वो वोल्गा रिवर आप याद रखेंगे, वो भी अपने वाटर को कहां पर ड्रेन कर रही है, कैस्पियन सी में ड्रेन कर रही है। क्लियर। अब यहां पर पो याद रखिएगा, पो एक इंपॉर्टेंट रिवर है इटली की जो कि अपने वाटर को एड्रियाटिक सी में ड्रेन कर रही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा क्लास जो बता रही हूं मैं आपको, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। यहां पर जब हम बाल्टिक सी की बात करेंगे तो यहां पर आपका ये देखिए, ये आपको यहां पर दिख रहा है एल्ब, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर एल्ब रिवर जो है वो नॉर्थ सी में अपने वाटर को ड्रेन कर रही है। एल्ब रिवर की हम बात करें, अभी बाल्टिक की बात करेंगे। एल्ब रिवर दिख गई तो इसलिए पहले मैंने वो आपको बता दिया, ठीक है। फिर यहां पर राइन रिवर आपको दिख रही है, याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों अपने वाटर को कहां ड्रेन कर रही हैं, नॉर्थ सी में। बाल्टिक सी की अगर हम बात करेंगे क्लास तो यहां पर आपको याद रखना है विस्तुला, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा आप ओडर याद रखेंगे, ठीक है, और विस्तुला और ओडर याद रखिएगा, ये अपनी वाटर को कहां ड्रेन कर रही है, बाल्टिक सी में ड्रेन कर रही है। इतनी चीजें मैंने अभी आपको बताई है, इतनी चीजों पर अभी ध्यान दीजिए जो मैंने आपको बताया है, थोड़ा बहुत याद हो रहा होगा आशा करती हूं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज याद रखिएगा, यहां पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात मैंने की थी, ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन है। स्कैंडिनेवियन माउंटेन के इधर की तरफ आपको कोला पेनिनसुला दिख रहा है। अभी तक कोला पेनिनसुला से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछा है, हो सकता है आने वाले समय में पूछ लिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रश्न भी देखते हैं। एक मिनट क्लास, थोड़ा सा आपको यहां पर परेशानी हो रही होगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था डिस्कस करना, और इसके पहले के स्लाइड्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इसलिए फिर से नहीं डिस्कस कर रही हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न को देखते हैं, बहुत सी चीजें याद करा दी है, प्रश्न को देखें तब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब प्रश्नों को भी पढ़ते हुए चलिए। यहां ध्यान दीजिए, वेस्टर्न यूरोप लाइक क्लाइमेट की बात की गई है, ठीक है। अगर हम वेस्टर्न यूरोप में देखें तो इसमें तापमान पूरे वर्ष प्रायः एक समान रहता है, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो रिमेन ऑलमोस्ट द सेम थ्रू आउट द ईयर दिया गया है। दूसरा दिया गया, इट रेन ओनली इन समर। यूरोप में अगर हम देखेंगे तो खाली, वेस्टर्न यूरोप में अगर हम देखेंगे तो खाली गर्मी में बारिश होती है। तो यहां पर बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है बोला गया है, ठीक है। तो वेस्टर्न यूरोप की बात की गई है, तो वेस्टर्न यूरोप में ध्यान दीजिएगा, इसमें जो तापमान पूरे वर्ष जो होता है वो प्रायः समान होता है, ठीक है। लेकिन जो बारिश होती है ना, वो गर्मी और ठंडी दोनों में होती है, ऐसा नहीं है कि खाली गर्मी में बारिश होती है। इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, लेकिन पहला सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है। बोला गया है यूरोप के किस क्षेत्र में कुछ समय के लिए मध्य रात्रि में सूर्य चमकता है। अब देखिए रात्रि के समय, ठीक है, रात में सूर्य चमक रहा है, तो यूरोप के किस हिस्से में बताइए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपका जो सही उत्तर है वो आर्कटिक सर्किल है, ठीक है। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि यहां पर नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्किल आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है नॉर्थ पोल पे। तो अगर ये आर्कटिक सर्किल है तो इसके नॉर्थ में आप जाएंगे, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ आप मूव करेंगे, तो वहां पर आपको रात के समय भी सूर्य दिखता है। तो आर्कटिक वृत्त के उत्तर में, ठीक है, नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्किल। आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न ग्रासलैंड से रिलेटेड है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यहां पर बोला गया है जो ग्रासलैंड हमको साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में दिखती है, उस ग्रासलैंड को हम क्या कहते हैं। तो बताइए, उस ग्रासलैंड को हम स्टेपीज कहते हैं। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं,
ये सब आसान प्रश्न है, तो जल्दी जल्दी करते हुए चलते हैं। सॉरी, ध्यान दीजिए, ये स्टेपीज दिख रहा है आपको, वेस्टर्न स्टेपीज, ईस्टर्न स्टेपीज, ठीक है, ये पूरा जो आपका शेडेड रीजन है। अब मैप बड़ा अच्छा है, तो थोड़ा सा मेरा कर्तव्य है कि एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दूं। मैप अच्छा दिख रहा है तो कुछ पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हैं यूरोप से रिलेटेड। ये क्या है, हाईलाइट करते हुए चलते हैं, ठीक है। ये क्या है, कैस्पियन सी, ठीक है। ये क्या है, यूरल माउंटेन। ये क्या है, यूरल सी, जो कि अपने पानी को कहां ले आके डाल रही है, कैस्पियन सी में, ठीक है। यहां पर ब्लैक सी दिख रहा है। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के मध्य में कौन सा माउंटेन है, तो कॉकेकस माउंटेन है, जिसकी की हाईएस्ट पीक क्या है, एल्ब्रूस है। चल, इधर आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ब्लैक सी में डेन्यूब नदी आके गिर रही है, ठीक है, निपर नदी आके गिर रही है, डॉन रिवर जो है वो सी ऑफ, यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे एज़ोव सी में आके गिर रही है, एज़ोव सी में, ठीक है, और इधर आपका ब्लैक सी है। क्लियर, ये कैस्पियन सी है। वोल्गा रिवर कहां पर जाकर अपने पानी को ड्रेन कर रही है, कैस्पियन सी में। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। इधर आपको बाल्टिक सी दिख रही है, ठीक है, और यहीं पर आपको बाल्टिक स्टेट दिखेंगे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, याद रखिएगा, ठीक है। और बाल्टिक सी के साथ रशिया भी अपने बॉर्डर को शेयर करता है। यहां पर बाल्टिक सी में यहीं पर एक छोटा सा रशिया का हिस्सा है जिसका की नाम है कलिनिंग्राड, ठीक है, KALIN, लिन, लिन 2 बार है, LIN और फिर GRAD, कालिनिंग्राड, ठीक है, ये याद रखिएगा, रशिया का हिस्सा। तो कहीं पे भी बाल्टिक सी में अगर देगा तो रशिया भी अपने बॉर्डर को शेयर करता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। बाल्टिक सी में याद रखिएगा एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड और इधर आपका रशिया वाला हिस्सा छोटा सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको चीजें याद होगी क्लास, इसलिए मैं बार बार इस पे फोकस कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, यूरोप में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में आपको लगाना है। तो हमें क्या करना है, नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करना है। अब आपको पता है इधर की तरफ आर्कटिक सर्किल है, नॉर्थ पोल की तरफ है, तो बहुत ठंडा पड़ेगा। तो नॉर्थ में किस तरीके का वेजिटेशन दिखेगा, टुंड्रा, ठीक है, जहां पर जो लैंड है आपका सालों साल, मतलब पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है। तो यहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन सबसे पहले दिखेगा। तो टुंड्रा वेजिटेशन 2 जगह है। टुंड्रा के बाद आपको टैगा दिखेगा, ठीक है, जहां पर टुंड्रा के कंपैरिजन में कम ठंडक है, लेकिन यहाँ पर भी ठंडक है। फिर उसके बाद मिक्स्ड वेजिटेशन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा सोचना है। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको टुंड्रा रीजन दिख रहा है, ठीक है, ये वाला ऊपर की तरफ, ये क्या है, ये ग्लेशियर्स हैं, जमे हुए हैं, ठीक है, तो टुंड्रा रीजन हो गया। टुंड्रा के बाद अगर आप देखेंगे तो इधर आपको टैगा रीजन मिलेगा, इधर ही आपको एल्पाइन माउंटेन रेंज भी, एल्पाइन वेजिटेशन भी दिखेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब एल्पाइन माउंटेन रेंज, यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट दिखेगा, एल्पाइन वेजिटेशन दिखेगी। ये जो हिस्सा है इसको हम लोग एटलांटिक मिक्स्ड फॉरेस्ट कहते हैं, ये मिक्स्ड फॉरेस्ट वाला हिस्सा है, ठीक है, क्लियर है। और इधर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मेडिटेरेनियन सी का मेडिटेरेनियन वेजिटेशन दिखेगी आपको, ये ध्यान रखिएगा सारी चीजें, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इस प्रश्न को देखिए, कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको। मिश्रित कृषि, एक ही फार्म पर फसलों की खेती के साथ साथ पशुपालन होता है, ठीक है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जब हम बात करेंगे तो मैक्सिमम यूज ऑफ ह्यूमन लेबर पर यूनिट ऑफ लैंड की बात करते हैं। भूमि की प्रति इकाई में मानव श्रम का अत्यधिक उपयोग की बात कही गई है। तो मिश्रित कृषि में एक ही फार्म पे फसलों के साथ खेती के साथ साथ पशुपालन एकदम सही है। यहाँ पर
यहाँ पर आपका बोला गया ना कौन सा सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम यूज ऑफ ह्यूमन लेबर की हम बात करते हैं पर यूनिट ऑफ लैंड, ठीक है। तो ये सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डाइक एंड पोल्डर की बात की गई है। अगर आप पढ़ोगे डाइक एंड पोल्डर के बारे में तो इसमें जानते क्या करते हैं, जैसे कोई सी है तो उसको थोड़ा सा पीछे खिसका देते हैं, ठीक है। और वो जब सी पीछे खिसकती है तो जो लैंड हमको मिलता है उस लैंड में एग्रीकल्चर किया जाता है। अभी फिगर के मतलब पिक्चर दिखाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। तो डाइक तटबंध बनाकर समुद्र से प्राप्त की गई भूमि, यहाँ पर क्या दिया गया, लैंड रिक्लेम फ्रॉम द सी बाय बिल्डिंग एम्बैंकमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, हम कह सकते हैं नदियों को थोड़ा सा पीछे खिसका दिया जाता है एक बैरियर लगाकर, और फिर जो लैंड हमें प्राप्त होता है उस पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। दूसरा है पोल्डर, समुद्र से स्थल की रक्षा के लिए समुद्र के तट के साथ बड़े बड़े बांध, एकदम सही है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखिए ये आपको एक रिवर दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया, एक बैरियर सा बना दिया गया है, ठीक है, मतलब नदी को पीछे की तरफ खिसका दिया गया। अब जो लैंड हमें यहाँ पर मिला है उसमें खेती की जा रही है, ठीक है, इसी को हम डाइक कहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से इसको पोल्डर कहते हैं, डाइक एंड पोल्डर। इधर आप रिवर के बीच में आपको दिख रहा है ना एक रोड कंस्ट्रक्ट की गई है। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर इन नीदरलैंड से रिलेटेड एग्रीकल्चर की बात यहाँ की गई। चलो, इट हैज ब्रॉट आउट वास्ट एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम द सी फॉर द एग्रीकल्चर। नीदरलैंड में अगर हम देखेंगे तो डाइक वाली प्रैक्टिस की जाती है, जहां पर नदियों को थोड़ा सा पीछे खिसकाकर जो जमीन प्राप्त होती है वहां पर एग्रीकल्चर किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। इसने कृषि के लिए समुद्र से भूमि के विशाल क्षेत्र निकाले हैं, एकदम सही है। यहाँ कृषि के लिए डाइक और पोल्डर महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए वहां पर पहले वाले प्रश्न में आपको डाइक एंड पोल्डर के बारे में बताया गया है और यहाँ पर ये बताया गया है डाइक और पोल्डर कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड में इस प्रैक्टिस को किया जाता है। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू यूरोप। द क्लाइमेट हियर इज अनफेवरेबल फॉर व्हीट क्रॉप। यहाँ की जलवायु गेहूं की फसल के लिए प्रतिकूल है, ठीक है। यहाँ चीनी बनाने का मुख्य स्रोत चुकंदर है और दूसरा फलों के बाग विशेष रूप से भूमध्य सागरीय प्रदेशों में है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, जो पहला स्टेटमेंट है कि यहाँ की जलवायु गेहूं फसलों के लिए प्रतिकूल है, मतलब अनुकूल नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे गेहूं की पैदावार अच्छी होती है। यहाँ चीनी बनाने के लिए चुकंदर का प्रयोग किया जाता है, बीट रूट का, बिल्कुल सही है। फिर देखिए फलों के बाग विशेष रूप से भूमध्य सागरीय प्रदेशों में स्थित है, मेडिटेरेनियन सी की तरफ, उधर की तरफ फलों के बाग हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑलिव मेडिटेरेनियन सी में खट्टे फूड, सिट्रस फूड मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। पहला गलत है, बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यूरोप में कौन कौन सी है, जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को हम करेंगे। यहाँ पर हमें जैम और जेली बनाने वाले उद्योग दिखेंगे, सही है। वाइन आपको पता है यूरोप में फेमस है, ठीक है। बेकरी इंडस्ट्री भी है, शुगर इंडस्ट्री भी है, सारी। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अभी हमने देखा यहाँ पर जो शुगर है वो बीट रूट से बनती है, चुकंदर से बनती है। अगला हम देखें, यहाँ पर इस प्रश्न को देखते हैं थोड़ा सा, क्या दिया गया, यूरोप में पशुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसके कुल क्षेत्रफल के 5वें भाग पर चारागाह है। यहाँ पशुपालन केवल मांस के लिए किया जाता है। डेनमार्क अपने डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। तो याद रखिएगा क्लास, जो डेनमार्क है ना वो डेयरी उद्योग के लिए फेमस है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पशुपालन केवल मांस के लिए किया जाता है, ये गलत है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। खाली मीट के लिए पशुपालन नहीं किया जाता है। फिर इसके कुल क्षेत्रफल में 5वें भाग पर चारागाह है। तो यहाँ पर आपका दूसरा तो गलत है, इसको हटा दो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, आपको उत्तर क्या मिल जाता है, सी आपका सही उत्तर है। एग्जाम में भी आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके कुल क्षेत्रफल के 5वें भाग पर हमें चारागाह देखने को मिलता है।
अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द मिनरल रिसोर्सेज इन यूरोप। तो चलिए बताइए, ब्रिटेन में कोयला नहीं पाया जाता है लिखा है, ठीक है। दूसरा दिया गया है, यहाँ उत्तर पूर्वी फ्रांस से लेकर पोलैंड तक कोयले के निष्पेक्ष पाए जाते हैं। कौन सा गलत है? अब आप खुद बताओ, अगर हम यूरोप की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर बोला गया उत्तर पूर्वी से लेकर पोलैंड तक हमें कोयले के निष्पेक्ष मिलते हैं, ठीक है। अजरबैजान और रूस में पेट्रोलियम के स्रोत हैं, बिल्कुल सही है। फ्रांस में लौ अयस्क हमें मिलता है, बिल्कुल सही है। ब्रिटेन में कोयला नहीं पाया जाता है, ये गलत है। ब्रिटेन में कोयला पाया जाता है। यहाँ पर आपका जो गलत स्टेटमेंट है वो है ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्या दिया गया है, डेनमार्क इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। Austria and Switzerland industrial development took place through the manufacturer of small valuable item। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिख रहे होंगे वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है क्लास, लेकिन इस तरीके के भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो तैयार रहिएगा। थोड़ा सा आप लोग इस प्रश्न को देखिए, पढ़िए, थोड़ा समय लीजिए, फिर हम लोग अभी इसको डिस्कस करते हैं। बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं क्लास, वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिए गए हैं। डेनमार्क और औद्योगिक विकास कृषि उत्पादनों के आधार पर हुआ है, ठीक है। डेनमार्क का औद्योगिक विकास कृषि उत्पादों के आधार पर हुआ है। याद रखिएगा, यहाँ पर डेनमार्क में आपके अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्लस डेयरी इंडस्ट्री बहुत ही आगे है, ये ध्यान में रखिएगा अपने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड का औद्योगिक विकास छोटी छोटी बहुमूल्य वस्तुओं के निर्माण के द्वारा हुआ है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डागर बैंक तथा ग्रेट फिशर निम्नलिखित में से कहां पे स्थित है। तो बताइए, यहां पर डागर बैंक और ग्रेट फिशर कहां पर लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है नॉर्थ सी में, ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर मैप में देख ले हम, नहीं मैप में मैंने नहीं लिया है, अभी दिखेगा तो मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, ठीक है। मैप नहीं है इसके बाद। अगला प्रश्न देखें, द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप कॉल्ड द पेनिसुला ऑफ पेनिसुलास इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द टर्म ऑफ एरिया। ये तो हमने पहले के क्लास में भी डिस्कस किया था। पहले के क्लास का सबसे पहला प्रश्न यही था कि जब हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो यूरोप जो है वो आपका 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन द टर्म ऑफ एरिया, बिल्कुल सही है। और इसे हम पेनिसुला ऑफ पेनिसुलास कहते हैं, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। राइन रिवर जो है याद रखिएगा वो बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे है यूरोप का, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, सी है। और ध्यान रखिएगा राइन रिवर जो है वो अपने वाटर को कहाँ ड्रेन कर रही है, नॉर्थ सी में ड्रेन कर रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर सी हो गया। अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूके के क्लाइमेट की बात यहाँ पर की गई है। वीडियो को पॉज करना है तो वीडियो को पॉज करके प्रश्न को देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ की जलवायु शीतोष्ण तथा समतापीय है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेट और आइसोथर्मल क्लाइमेट हमको देखने को मिलता है। इट रेन्स हेयर ओनली इन विंटर। और आखिरी दिया गया है द सन शाइन्स हेयर फॉर एन एवरेज ऑफ 2 hours एवरी डे। यहाँ प्रतिदिन औसतन 2 घंटे के लिए ही धूप निकलती है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ की जलवायु शीतोष्ण तथा समतापीय है, बिल्कुल सही है। यहाँ वर्षा केवल शीत ऋतु में होती है, ये गलत है, ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा होती है। यहाँ पर प्रतिदिन औसतन 2 घंटे के लिए ही धूप निकलती है, सही है। तो यहाँ पर आपका सही कथन क्या हो गया, 1 और 3 हो गया, ठीक है। क्लाइमेट से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरीके से प्रश्न आपका बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर डॉगर बैंक की बात की गई है, तो बताइए जो डॉगर बैंक है वो कहाँ पर लोकेटेड है, यूनाइटेड किंगडम में। सी आपका सही उत्तर है, डायरेक्ट ये परीक्षा में पूछा भी गया प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिए ये नॉर्थ सी है, ठीक है। यहाँ पर आपको यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है और ये डॉगर बैंक है।
ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। मत्स्य उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र डागर बैंक यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। और अगर सी पूछेगा तो नॉर्थ सी में। क्लियर है? अभी थोड़ी देर पहले हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया है, यहीं पर मैप ये इंक्लूडेड है। चलो अगला प्रश्न देखें, लंदन की बात की गई है, तो लंदन से रिलेटेड प्रश्न देखिए कि इट इज अ कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इट इज फेमस फॉर री एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर थेम्स। बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या है लंदन से रिलेटेड। थेम्स की जब भी बात होती है तो दादा भाई नौरोजी याद आते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी में क्या बोला था कि गंगा का पानी ले जाकर थेम्स में डाल दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भारत की वेल्थ है उसको ले जाकर ब्रिटेन ले जाया जा रहा है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तीनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए, आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फ्रांस। मैं थोड़ा हट जाती हूँ स्लाइड से ताकि आपको दिखे। इट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप, इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड, और शैंपेन रीजन ऑफ फ्रांस इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शैंपेन वाइन। और यहाँ पे जो शैंपेन आपकी बनती है वो मेनली अंगूर से बनती है। एंड इट्स कैपिटल इज पेरिस। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है, या यूरोप का सबसे बड़ा देश है। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया है ना कि फ्रांस है। फ्रांस जो है वो यूरोप का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, ये कहा जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। या तीनों ओर से सागर से घिरा हुआ है, हाँ ठीक है। यहाँ पर शैंपेन जो है शैंपेन के लिए फेमस है, और मेनली जो शैंपेन है वो अंगूर से बनती है, बिल्कुल सही है। इसकी राजधानी पेरिस है, बिल्कुल सही है। पेरिस में कौन सी नदी है? सीन नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही स्टेटमेंट क्या हो गया? 2, 3, 4। पहला गलत है क्योंकि रशिया आपका लार्जेस्ट है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं कहूंगी, क्योंकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। यहाँ पर आपको एक तरफ पर्वत दिए गए हैं, दूसरी तरफ फ्रांस को कौन किससे अलग कर रहा है ये दिया गया है। इसको जरूर नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास। थोड़ा समय ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पेरिनीज पर्वत की बात की गई है। याद रखिएगा जो पेरिनीज है ना वो फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। ठीक है, तो ए का तो फर्स्ट हो जाएगा, और ए का फर्स्ट एक ही जगह दिया गया है, तो यहाँ पर ये आपका सही है। आल्प्स की बात करेंगे तो ये फ्रांस को इटली से अलग करता है। आल्प फ्रांस को इटली से अलग कर रहा है। पेरिनीज जो है वो फ्रांस को स्पेन से अलग कर रहा है, याद रखिएगा। जूरा जो है वो फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग कर रहा है, और वॉसेजस जो है वो फ्रांस को जर्मनी से अलग कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ए आपका सही उत्तर है यहाँ पर। अब अगर आपको मैप में इसको मैं लोकेट करूँ तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले पेरिनीज की हम बात करते हैं, तो पेरिनीज जो है वो फ्रांस को स्पेन से अलग कर रहा है। दिख रहा है स्पेन और फ्रांस के बीच में बॉर्डर का काम कौन सा रेंज कर रहा है? पेरिनीज। यहाँ पर क्लियर है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इधर आपको आल्प्स दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये फ्रांस है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर वॉसेजस दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जर्मनी है, दिख रहा है जर्मनी, और इधर आपको फ्रांस दिख रहा है। क्लियर? बताओ क्लियर ना? और इधर अगर आप देखेंगे ये फ्रांस है, ये इटली है। क्लियर? और एक और मैप ये देखिए, यहाँ पे जूरा माउंटेन, इधर स्विट्जरलैंड है। तो फ्रांस को स्विट्जरलैंड से कौन सा माउंटेन अलग कर रहा है? जूरा माउंटेन अलग कर रहा है। तो जल्दी से रिवाइज कर लो, जब जूरा माउंटेन की बात करेंगे तो वो फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग कर रहा है। ठीक है, जब हम वॉसेजेस की बात करेंगे तो ये फ्रांस को जर्मनी से, उधर जर्मनी से अलग कर रहा है। इसके बाद हम आल्प्स की बात करेंगे तो फ्रांस को इटली से अलग कर रहा है। और यहाँ पर जब हम पेरिनीज की बात करेंगे, पेरिनीज की, तो वो फ्रांस को स्पेन से अलग कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो क्लास। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बताओ आल्प्स की हाईएस्ट पीक क्या है? बताओ यहाँ पर। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, माउंट ब्लांक।
ए आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न को देखो, फिर मैं थोड़ा साइड हो जाती हूं, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कोल इज फाउंड हेयर इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री विच इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ कोल फील्ड ऑफ बेल्जियम। यहाँ पे फ्रांस की बात की गई है, फ्रांस में रिसोर्सेज की बात की गई है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोयला देश के उत्तरी भाग में पाया जाता है, जो वास्तव में बेल्जियम के कोयले क्षेत्र का विस्तार है। जो बेल्जियम का कोयला क्षेत्र है उसी का आप विस्तार देखेंगे फ्रांस में। बिल्कुल सही है, और फ्रांस में कोयला पाया जाता है। अभी बताऊंगी आपके एग्जाम में क्या पॉइंट पूछा गया था। लौ एकमात्र ऐसा खनिज है जो फ्रांस में भारी मात्रा में पाया जाता है, सही है। यहाँ पे लॉरेन याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया था। जो लॉरेन रीजन है वो किस चीज के लिए फेमस है, वो कोयले के लिए फेमस है, और वो कहाँ पर है आपका, ये आपका फ्रांस में है, ठीक है। यहाँ पे आयरन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन सा सही है आपका बोला गया है। एक मिनट क्लास, यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है, लॉरेन रीजन जो है वो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा सॉरी, जो लौह एकमात्र ऐसा खनिज है जो फ्रांस में लॉरेन रीजन में पाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें आयरन मिलता है लॉरेन रीजन में। यहाँ पर आपके तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि आपकी परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हमें जो कोयला है वो हमें मिलता है, ठीक है, कोयला मिलता है जो कि एक्सटेंशन है कोल फील्ड ऑफ बेल्जियम का। आयरन जो है वो आपका एक ओनली मिनरल है विच इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन फ्रांस, बिल्कुल सही है। और जब हम लॉरेन रीजन की बात करेंगे तो यहां से हमें आयरन मिलता है, गलती से मैंने कोयला बोल दिया, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके परीक्षा में लॉरेन क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयरन और यहां से मिलता है, डी आपका सही उत्तर हो गया। आगे बढ़े, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके इंडस्ट्री दिए गए हैं और कौन सी इंडस्ट्री आपका किस क्षेत्र में है ये पूछा गया है, और आपको बताना है कौन कौन से आपके सही सुमेलित हैं। समय ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ। जब हम रेशम वस्त्र उद्योग की बात करेंगे तो ये आपका फेमस है रोन पट्टी में, ठीक है। यहाँ पे रोन प्लेटो में अगर हम देखेंगे तो ये क्षेत्र आपके सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। दूसरा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वासिजिस रीजन आपका फेमस है, ठीक है। वीट प्रोडक्शन के लिए पेरिस बेसिन, नॉर्थ प्लेन जो बेसिन है उधर, वहाँ विटिकल्चर के लिए सदर्न फ्रांस, अंगूर की खेती के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसी तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, रोन रीजन आपको इधर की तरफ दिखेगा, ये स्विट्जरलैंड बर्न हो गया, ठीक है। इधर आपको फ्रांस हो गया, ये पेरिस है, ये बेल्जियम है, ये जर्मनी है। मैप में थोड़ा आप लोकेट करना सीखिए, इधर स्पेन है, क्लियर है। यहां पर आपको पायरेनीज दिखता है जो कि स्पेन को अलग कर रहा है फ्रांस से। अब देखिए यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू आर रिफ्ट वैली, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। कौन से रिवर आपकी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, भ्रंश घाटी से। तो यहां पर आपका सही उत्तर है राइन रिवर, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर देखिए क्लास, जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, वो किस नदी के, मतलब वहां पे कौन सी नदी है, तो स्प्री नदी याद रखिएगा। चलो इस प्रश्न को देखो, ये एक अच्छा प्रश्न है रिवर से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ जर्मनी फ्लोज नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड, ठीक है, नॉर्थ की तरफ आपकी प्रवाहित हो रही है, उत्तर की ओर। राइन, वेसर, एल्ब, ओडर, डेन्यूब। डेन्यूब रिवर अगर आपको याद होगी तो मैंने आपको बताया था कि जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है,
वहां से डेन्यूब रिवर निकल रही है और ब्लैक सी में लगभग 10 कंट्री से होके गुजरने के बाद ब्लैक सी में जाकर ये ड्रेन हो रही है। तो ये जो डायरेक्शन है इसका फ्लो का, वो आपको कहीं से नॉर्थवर्ड दिख रहा है? नहीं ना। तो डेन्यूब रिवर यहां पर ऑप्शन नहीं होगा। तो 5 हटा दो, तो 5 यहां से हट गया। अब राइन, वेसर, एल्ब, ओडर, ये चारों नदियां जो हैं इनका जो डायरेक्शन है फ्लो का वो नॉर्थवर्ड है। अभी क्लियर करते हैं मैप में। यहां पर देख लीजिए, ये ओडर, ये एल्ब, ये राइन, ये नदियां किस तरफ फ्लो कर रही है? नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, याद रखिएगा। जहां पर जब हम बात कर रहे हैं ओडर नदी की, तो ये कहां पर ड्रेन हो रही है? बाल्टिक सी में ड्रेन हो रही है। जब हम एल्ब नदी की बात कर रहे हैं, राइन नदी की बात कर रहे हैं, ये कहां पर ड्रेन हो रही है? नॉर्थ सी में ड्रेन हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा, क्लास परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू जर्मनी? रुर, जो कि कोयला के लिए बहुत फेमस है, इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ राइन नदी। रुर जो है राइन की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। राइन नदी जो है वो रिफ्ट वैली से होकर फ्लो हो रही है और कहां पर ड्रेन करती है? नॉर्थ सी में ड्रेन करती है, याद रखिएगा। आयरन ओर इज मेनली फाउंड इन, यहाँ पर देखिए लॉ आयस जो है वो मुख्यतः न्यूरेनबर्ग के पूर्व में, ठीक है, हनोवर के दक्षिण पूर्वी में और रूर के दक्षिण क्षेत्रों में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछ लेगा कि न्यूरेनबर्ग कहां पर है, तो आप क्या बताएंगे? ये हम बात कर रहे हैं जर्मनी की, जर्मनी में है। ठीक है, हनोवर कहां पर है? जर्मनी में है। और रूर कहां पर है? जर्मनी में है। ये सब फेमस है लॉ आयस के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, सैक्सोनी प्रदेश में उन्नत तकनीकी पर आधारित उपकरण तथा यंत्र बनाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मशीन बेस्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स आपके बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। डेन्यूब नदी के तट पर बसा बॉन जर्मनी संघीय गणराज्य की राजधानी है, ये आपका गलत है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका गलत है। डी आपका गलत उत्तर है। जर्मनी पिग आयरन इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। रुर रीजन इज कोल प्रोड्यूसिंग रीजन। और सार और सेक्सोनी की बात की गई है, ये फेमस है आयरन प्रोड्यूसिंग रीजन है। यहां पर आपको बताना है कि सही उत्तर आपका क्या होगा, तो बताइए। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, जो पहला और यहां पर अगर आप ध्यान दीजिए, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ये दोनों बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही है? बी आपका सही है। लेकिन तीसरे स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे तो सार और सेक्सोनी जो है वो मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम सार की बात करेंगे, ये परीक्षा में पूछा गया है, यहाँ पर कोयला मिलता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बता रही हूँ। रूर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमें कोयला मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सार, सेक्सोनी भी प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। रशिया से रिलेटेड प्रश्न है, ध्यान दीजिए। इट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में इन द टर्म ऑफ एरिया। फिर उसके बाद आपको दिया गया है द कंट्री इज स्प्रेड अक्रॉस बोथ द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, ड्यू टू इट्स लार्ज लॉन्गिट्यूडनल स्प्रेड देयर आर 11 टाइम जोन हेयर। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, क्षेत्रफल के आधार पर ये विश्व का सबसे बड़ा देश है, एकदम सही है। मैंने आपको बताया जो रशिया है वो आपका यूरोप और एशिया दोनों में आता है, बिल्कुल सही है। इसका विस्तार इतना अधिक है, इसी वजह से रशिया में हमको 11 टाइम जोन दिखते हैं, ये भी सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ओब और येनिसे रिवर जो है वो आपके कैस्पियन सी में फॉल करते हैं, ये गलत है। कैस्पियन सी में आप जरूर याद रखिएगा वोल्गा रिवर, ये मैं कई बार बताई हूँ क्लास, यहीं से प्रश्न बनता है।
ठीक है, याद रखिएगा वोल्गा रिवर के बारे में, यूरल रिवर के बारे में और कूरा रिवर के बारे में। ठीक है, ये कैस्पियन सी में जाकर ड्रेन करते हैं। वोल्गा रिवर जो है वो नॉर्थ पोल में, आपके नॉर्थ पोल ओशियन में, ये भी गलत हो गया क्योंकि अभी बताया कि कैस्पियन सी में ये ड्रेन कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम कमचटका प्रायद्वीप की बात करेंगे, तो ये एक एरिया ऑफ अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है, और एल्ब्रुस जो है वो हाईएस्ट पीक है रशिया की। तो पहला दूसरा तो आपका गलत हो गया। तो पहला दूसरा जहां जहां उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्लास। यही एक छोटी सी मिस्टेक अक्सर एग्जाम में हो जाती है जब पूछा जाता है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पहला तो आपका गलत है, दूसरा तो आपका गलत है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2। जब हम एल्ब्रुस की बात करते हैं तो काकेकस रेंज में एल्ब्रुस पीक के बारे में मैंने आपको बताया था, ये हाईएस्ट पीक है रशिया की, बिल्कुल सही है। ठीक है, कमचटका प्रायद्वीप की बात करेंगे, ये तो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटक क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। तो 2 सही है, 2 गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, पूछा गया है डी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख लीजिए क्लास, बेरेंट सी आपको दिख रहा है, कारा सी दिख रहा है, लाप्ते, अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ओब नदी आपको दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे येनिसे नदी दिख रही है, येनिसे नदी, यही आपसे पूछा गया था। सी ऑफ ओस्टक, यहाँ पे क्यूरिल आइलैंड, ध्यान रखिएगा पैसिफिक ओशियन में है, ये सी ऑफ ओस्टक है। सी ऑफ ओस्टक के इधर ही कमचटका पेनिनसुला है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, तो यहाँ पर आपको वोल्केनिक एक्टिविटीज दिखती है, ये ध्यान दीजिएगा। कमचटका, ठीक है, कमचटका, चटक ज्यादा है, वोल्केनिक इरप्शन ज्यादा होता है, लेकिन तब भी कहा जाता है कमचटका। ठीक है, चलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड प्रश्न है रशिया के, तो ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है। वीट इज कल्टिवेटेड इन द फर्टाइल सॉइल ऑफ स्टेपीज रीजन। इसके बाद दिया गया है आपको ऑल एरिया ऑफ साइबेरिया आर अनफिट फॉर कल्टीवेशन, और फिर डेयरी बिजनेस इज वेल डेवलप्ड इन द यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए, गेहूं की खेती स्टेपीज प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी में की जाती है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। स्टेपीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। साइबेरियन रीजन में बहुत ठंडा रहता है, बहुत ठंडा, बहुत कोल्ड मौसम रहता है, तो ये खेती के लिए अयोग्य है, ये बिल्कुल सही है। साइबेरियन रीजन का जितना भी क्षेत्र है वहां पर खेती नहीं पॉसिबल है। रूस के यूरोपीय भाग में दूध व्यवसाय का अच्छा विकास है, ये सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी। आगे बढ़े, यहां पर देखिए आयरन ओर की बात की गई है कि आयरन ओर हमें रशिया के किन किन हिस्सों से मिलता है। तो यहाँ पे कर्च पेनिनसुला के बारे में बोला गया है, यूरल के बारे में बोला गया है, और साइबेरिया के बारे में बोला गया है। तो बताइए आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है हमें यूरल क्षेत्र से, साइबेरियन क्षेत्र से और कर्च प्रायद्वीप से, इन सब जगह से हमें लौह अयस्क मिलते हैं। ठीक है, आयरन ओर्स मिलते हैं। डी आपका सही उत्तर है। अब परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कर्च पेनिनसुला जो है, ठीक है, वो आपका वहां से हमें किस तरीके के मिनरल्स मिलते हैं, तो याद रखिएगा आयरन ओर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ कोल इन रशिया। तो कोल कहां से मिलता है, तो ये तो पूछा गया, कुजनेट्स के बारे में पूछा गया है। कुजनेट्स बेसिन जो है वो कोयले के लिए फेमस है, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये सही है। यूरल क्षेत्र सही है, ठीक है। पूर्वी साइबेरिया, मॉस्को उप बेसिन, इन सब जगह से हमको कोयला मिलता है, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पर डी सही उत्तर है। ये देख लीजिए, ये आपके साइबेरियन रीजन हो गया, इधर यूरल रीजन हो गया, इधर वोल्गा रीजन हो गया, ये मॉस्को रीजन हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ पेट्रोलियम इन रशिया। ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान दिख रहे होंगे, लेकिन अगर परीक्षा में खाली कुजनेट्स के बारे में पूछ लिया तब कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जैसे अभी हमने फ्रांस के लॉरेंट के बारे में डिस्कस किया था, तब दिक्कत होती है। ऐसे प्रश्न में तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि मैम बहुत इजी क्वेश्चंस डिस्कस करें, लेकिन परीक्षा में जब इंडिविजुअल लोकेशन का नाम देके आपसे पूछ लेता है तो कंफ्यूजन होती है, ध्यान रखिएगा। अब इसको देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, सोर्स ऑफ पेट्रोलियम।
पेट्रोलियम के सोर्स के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा आपका पेट्रोलियम के सोर्स के लिए फेमस है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास कि एज़ोव ब्लैक सी रीजन जो है यूरल और वोल्गा के बीच में, वो पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बास्केरिया की बात करें तो ये भी पेट्रोल के लिए फेमस है। वेस्टर्न साइबेरिया भी पेट्रोल के लिए फेमस है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पर। इन सब प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इस प्रश्न को देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। 5 सागरों का पतन सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। वर्ष भर हिम मुक्त रहने वाली भूमि को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर मुर्मस्क कहते हैं। और देश की राजधानी पतन, जहाँ पे पोर्ट्स है, वो मॉस्को है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, बिल्कुल सही है। आइस फ्री पोर्ट थ्रू आउट द ईयर जो है वो मुर्मस्क है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, मुर्मस्क है। कैपिटल पोर्ट ऑफ द कंट्री मॉस्को है, बिल्कुल सही है। पोर्ट ऑफ 5 सी जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग नहीं है, वो भी मॉस्को है। तो यहाँ पर कौन सा एकमात्र आपका गलत है? दूसरा। उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया का जो सेंट्रल हिस्सा है ना, जहाँ की मेन सिटी आपको मॉस्को दिखती है, वो मशीनरी, टेक्सटाइल, केमिकल के लिए फेमस है। यूरल हिस्सा जो है वो मशीनरी के लिए फेमस है। वोल्गा रीजन ऑयल रिफाइनरी के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए फेमस है। सेंट पीटर्सबर्ग शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। ठीक है, वेस्ट साइबेरिया में आपको ऑयल, गैसेस, कोल, पेट्रोलियम के लिए फेमस है। यहाँ पे कुजनेट्स तो आपके कुजबास रीजन के बारे में तो आपकी परीक्षा में आरओ में पूछा ही गया था। ये कोल और स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और अगर हम फार ईस्टर्न रीजन की बात करेंगे तो ये आपका शिप बिल्डिंग और फिशिंग के लिए फेमस है। यही चीज दी गई है, ये फार ईस्ट रीजन हो गया, ये यूरल रीजन हो गया, ये वोल्गा रीजन हो गया, ये सदर्न रीजन हो गया। यहाँ पे आपको काकेकस रीजन दिख जाएगा। ठीक है, उसी के बेसिस पे इन रीजन्स को क्या किया गया है? अलग किया गया है। तो थैंक यू सो मच क्लास। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में कुछ जो क्वेश्चंस थे लास्ट के वो बहुत ही आसान आपको लग रहे होंगे, लेकिन वहां से प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। तो जो रीजंस हैं उनके तो नाम आप लोग लिख लीजिएगा। मैं अलग से भी लिस्ट आपको एक प्रोवाइड कर दूंगी, उसकी चिंता आप नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। अब आपका एग्जाम पास आ रहा है तो खूब फोकस्ड रहिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कभी भी ऐसा लगता हो कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है और समय मिलना चाहिए, तो अब इससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, अब ये सब बातें ना सोचकर बस दिन रात पढ़ाई करिए और बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप सफल ज़रूर होंगे। खुद पर विश्वास रखिए। लेकिन सबसे पहले तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।